नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ टीवी पर। तो डोनाल्ड ट्रंप कंसीडर कर रहे हैं ईरान पर फिर से बॉम्बिंग करने के ऑप्शंस, और ये बॉम्बिंग तब होगी अगर तेहरान यूरेनियम के एनरिचमेंट को वरीसम लेवल तक ले जाने की कोशिश करेगा। ट्रंप के स्टेटमेंट से एक बात तो जाहिर है कि यूएस ने अब ये मान लिया है कि ये लोग ईरान में न्यूक्लियर फैसिलिटीज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए थे। आप इनके स्टेटमेंट में सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स देखिए। अगर तेहरान यूरेनियम के एनरिचमेंट को वरीसम लेवल तक लेकर जाएगा, मीन्स ये मानते हैं कि ईरान यूरेनियम का एनरिचमेंट कर रहा है, और अगर वो इस एनरिचमेंट को और बढ़ाएगा तो ये उस पर अटैक कर देंगे। मैं आपको एक बात बताता हूं, जो माहौल यहां पर सेट किया जा रहा है मेरे लिए एकदम सरप्राइजिंग नहीं है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ही बताया था कि यूएस और इजराइल कैसे वापस ईरान पर अटैक करने के लिए प्लान बना रहे हैं, और ये प्लान इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव अभी पूरा नहीं हुआ है। यूएस और इजराइल का ऑब्जेक्टिव ईरान पर बॉम्बिंग करना नहीं था, बल्कि इस बॉम्बिंग में ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को, उसमें रखे हुए सेंट्रीफ्यूग्स को और इनरिच यूरेनियम को नष्ट करना था, ताकि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स ना बना सके। यूजुअली ऐसा होता है कि कभी कभी ऑब्जेक्टिव बस फेस सेविंग करना होता है, यानी कि दुनिया की नजरों में बस अपनी इज्जत बचानी होती है, जैसे पाकिस्तान करता है। जब भारत उसको अंदर घुसकर ठोक कर आता है, पाकिस्तान अगले दिन अपनी फेस सेविंग करने के लिए भारत पर यूं ही बिना किसी टारगेट के अटैक करना शुरू कर देता है। ईरान ने भी यूएस के B-2 बॉम्बर्स वाली स्ट्राइक के बाद कतर में यूएस के बेसिस पर मिसाइल्स बरसाकर कुछ ऐसा ही किया। पहले से ही इन्फॉर्म करके कौन मिसाइल बरसाता है, 12-13 मिसाइल फायर की जो यूएस ने इजिली इंटरसेप्ट कर लिया। ऐसे केसेस में ऑब्जेक्टिव बस ये दिखाना होता है कि लो, हमने भी पलट कर वार किया, हम डरे नहीं। बाकी यहाँ पर कोई टारगेट नहीं होता है जिसको डिस्ट्रॉय करना होता है। ईरान का भी ऑब्जेक्टिव बस यूएस के बेसिस पर मिसाइल फायर करना था, यूएस के बेसिस को डिस्ट्रॉय करना इनका टारगेट नहीं था। पर यूएस और इजराइल के केस में ऐसा नहीं था। इनके कुछ प्री डिटरमाइंड टारगेट्स थे जिनको ये हिट करना और कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, जो ये नहीं कर पाए। ईरान ने फोर्डो फैसिलिटी से 400 kg इनरिच यूरेनियम यूएस की स्ट्राइक से कुछ घंटे पहले ही निकाल लिया। इस इंटेल के सपोर्ट में कुछ सैटेलाइट इमेजेस भी वायरल हुई, जहां फोर्डो प्लांट के बाहर ट्रक्स की लंबी कतारें देखी गई। अब ये ट्रक्स वहां पर यूं ही तो जमघट लगाने बैठे नहीं थे, जाहिर सी बात है कुछ तो वहां पे सस्पिशियस हो रहा था। बताया जा रहा है इन ट्रक्स का यूज वहां से यूरेनियम को सेफर लोकेशन पे शिफ्ट करने के लिए किया गया। कल पेंटागन की प्रेस ब्रीफिंग में एक रिपोर्टर ने जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पीट हेग्सेट से इस पर सवाल किया तो ये भड़क गए। It's about highly enriched uranium. Do you have certainty that all the highly enriched uranium was inside the Fordo mountain, or some of it, because there were satellite photos that showed more than a dozen trucks there 2 days in advance? Are you certain none of that highly enriched uranium was moved? Of course, we're watching every single aspect, but Jennifer, you've been about the worst, the one who misrepresents the most intentionally. What the president says. I'm familiar. About the ventilation shafts on Saturday night. And in fact, I was the first to describe the B-2 bombers, the refueling, the entire mission with great accuracy. देखिए, इस वक्त यूएस के प्रेसिडेंट, इनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इसी बात का क्लेम कर रहा है कि इनका मिशन मिडनाइट हैमर सक्सेसफुल रहा है और इन्होंने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। पर वहीं दूसरी तरफ इन्हीं की एजेंसी और इन्हीं की मीडिया हाउसेस इनकी पोल खोल रहे हैं। इसलिए पूरा हफ्ता क्लेम मास्टर डोनाल्ड ट्रंप और इनकी पूरी टीम इसी बात का क्लेम करते रहे कि इनका मिशन सक्सेसफुल रहा है और ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पूरी तरह से ऑब्लिटरेट हो चुकी हैं, यानी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। हर जगह, हर मीटिंग में, हर सोशल मीडिया पोस्ट पर इसी बात का जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है। पर अब शायद ये भी रियलाइज कर चुके हैं कि इनसे चूक हुई है। ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए हैं, इसलिए यहाँ पर इनका प्लान बन रहा है कि ईरान पर कैसे दोबारा स्ट्राइक करने के एक्सक्यूज ढूंढे जाए। मैंने कल भी इस पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि कैसे ईरान पर दूसरी स्ट्राइक करने के एक्सक्यूज ढूंढ सकते हैं। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक से इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा यूएस और ईरान के बीच वॉर ऑफ वर्ड्स कभी बंद ही नहीं हुआ। दोनों ही साइड से एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम लगातार चलता चला आ रहा है। यूएस ने अपनी विक्ट्री क्लेम की तो ईरान ने अपनी विक्ट्री क्लेम की। क्लेम ही नहीं बल्कि ईरान ने विक्ट्री का एक ग्रैंड सेलिब्रेशन भी किया, और इस सेलिब्रेशन के बाद शुरू हुआ शब्दों का वार। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अल खमेनेई ने कहा कि ईरान ने यूएस के बेसिस पर मिसाइल गिराकर यूएस के फेस पर तमाचा मारा है। ट्रंप को यह बात इतनी चुभ गई कि ट्रंप ने इस पर एक शॉट ऐसे लिख डाला। ट्रंप इस पे कहते हैं कि वाई वुड सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खमेनेई of the war-torn country of Iran say so blatantly and foolishly that he won the war with Israel when he knows his statements are lie। तो यहाँ पर ट्रंप ने ईरान को एक war-torn country भी कह दिया, अयतुल्लाह अली खमेनेई को फुलिश भी कह दिया,
और साथ में झूठा कहा वो अलग। ट्रम्प आगे कहते हैं कि हिज कंट्री वॉज डेसिमेटेड, हिज 3 इविल न्यूक्लियर साइट्स वर ऑब्लिटरेटेड, यानी कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। एंड आई न्यू एग्जैक्टली वेयर ही वॉज शेल्टर्ड एंड वुड नॉट लेट इजराइल और यूएस आर्म्ड फोर्सेस बाय फार द ग्रेटेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड टर्मिनेट हिज लाइफ। मतलब इनको पता था कि खमनेई कहाँ छिपे हुए हैं, इसलिए इन्होंने यूएस और इजराइल की आर्म्ड फोर्सेस जो कि ग्रेटेस्ट और मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड हैं, उनको इनकी लाइफ को टर्मिनेट यानी कि खत्म करने से रोक लिया। आई सेव्ड हिम फ्रॉम अ वेरी अगली एंड इग्नोनिमस डेथ, मतलब मैंने इनको बहुत ही गंदी और शर्मनाक मौत से बचाया। मतलब आप देखिए यहाँ पर ट्रम्प जो भाषा यूज कर रहे हैं, इनका जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है वो कहीं ना कहीं सामने वाले को पिंच करने के लिए है, चोट पहुंचाने के लिए। आगे ट्रम्प कहते हैं कि ही डज नॉट हैव टू से थैंक यू प्रेसिडेंट ट्रम्प, मतलब जो इन्होंने खमनेई की जान बचाई उसके लिए इनको थैंक यू बोलने की भी जरूरत नहीं। आगे इन्होंने कहा कि इन्होंने इजराइल को ईरान पर फाइनल नॉकआउट करने से रोका, इजराइल के प्लेन्स को वापस बुलाया, वरना ईरान को बहुत डैमेज होता, बहुत लोगों की जानें जाती और ये अटैक अब तक का सबसे बड़ा अटैक होता। फिर इसके आगे ट्रम्प सैंक्शंस को रिमूव ना करने की बात करते हैं। अभी 2 दिन पहले जब ये रिपोर्टर से चाइना पर ट्रेड डील की बात कर रहे थे, तब इन्होंने ये भी कहा था कि ईरान पर से सैंक्शंस को हटाने के बारे में सोच रहे हैं। और यहाँ पर इस पोस्ट में ये कहते हैं कि आई वॉज वर्किंग ऑन ए पॉसिबल रिमूवल ऑफ सैंक्शंस एंड अदर थिंग्स विच वुड हैव गिवन अ मच बेटर चांस टू ईरान एट अ फुल फास्ट एंड कंप्लीट रिकवरी। द सैंक्शंस आर बाइटिंग बट नो, इंस्टेड आई गेट हिट विद अ स्टेटमेंट ऑफ एंगर, हेट्रेड एंड डिस्गस्ट एंड इमीडिएटली ड्रॉप्ड ऑल वर्क ऑन सैंक्शन रिलीफ एंड मोर। मतलब ये काम कर रहे थे सैंक्शंस हटाने के, लेकिन जो ईरान की तरफ से बातें बोली गई उससे डोनाल्ड ट्रंप इतना हिट हुए हैं कि इन्होंने ये सारा काम बंद कर दिया। फिर आगे इसके बाद धमकी 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 धमकी, आखिर तक इनके पूरे पैसेज में सिर्फ धमकी है और कुछ नहीं। तो इस पूरे शॉर्ट ऐसे में जो ट्रंप ने लिखा है, इसमें आप ट्रंप की तिलमिलाहट और छटपटाहट देख सकते हैं। ऐसा तभी होता है जब किसी की ईगो सीवियरली डैमेज हो जाती है। अच्छा, ईगो सिर्फ इनकी डैमेज नहीं हुई, ट्रंप के स्टेटमेंट का रिप्लाई ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास आरागची ने दिया। ऐसे की रिप्लाई में इन्होंने भी एक ऐसे लिखा, सैयद अब्बास आरागची वर्थ, वैल्यू और इंडिपेंडेंस की बात करते हुए बोले कि अगर ट्रंप को कोई डील चाहिए तो ग्रैंड आयतुल्लाह खमनई के लिए डिसरिस्पेक्टफुल और अनएक्सेप्टेबल टोन को अलग रखना होगा। अब्बास आरागची ट्रंप को और चढ़ाते हुए बोले कि ईरान की मिसाइल से बचने के लिए इजराइल के पास कोई और चॉइस नहीं था सिवाय अपने डैडी के पास भाग कर जाने के। तो सैयद अब्बास भी अब कूद पड़े हैं डैडी रिमार्क पर, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग है। इसके पीछे क्या कहानी मैं आपको बताता हूँ। दरअसल ट्रंप नेटो समिट में थे, जहां ट्रंप और नेटो चीफ मार्क रुट के बीच बात चल रही थी। उस टाइम जब ट्रंप नेटो समिट के लिए निकल रहे थे तो काफी फ्रस्ट्रेटेड थे, और ये फ्रस्ट्रेशन की वजह थी इजराइल और ईरान के बीच की सीज फायर का वॉयलेशन होना। आपको याद होगा कि ट्रंप ने उस वक्त कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया था, तो मार्क रुट ने यहाँ पर वही बात छेड़ दी, ट्रंप ने इस पर सफाई दी। इसके बाद रुट ने यहाँ पर ट्रंप को इजराइल पर एज अ डैडी गुस्सा करने की बात कह दी। इसी इवेंट में बाद में एक रिपोर्टर ने ट्रंप को नेटो का डैडी होने की बात कह दी। अब बार बार ट्रंप अपने लिए डैडी वर्ड सुनकर खासा गदगद हो गए। आप ये वीडियो देखिए। Mark Rutte, the NATO chief, who is your friend, he called you daddy earlier. Do you regard your NATO allies as kind of children? No, he likes me. I think he likes me. If he doesn't, I'll let you know. I'll come back and I'll hit him hard, okay? No. He did it very affectionate. He daddy, you're my daddy. So Trump is a daddy now. और इसके बाद तो व्हाइट हाउस ने ट्रंप के नेटो समिट से वापस आने पर एक ऑफिशियल वीडियो पोस्ट कर दी, जिसमें म्यूजिशियन असर रेमंड का एक पॉपुलर सॉन्ग डैडी इज होम बैकग्राउंड में लगा दिया गया। तो एनीवे, ट्रंप को खुद को डैडी कहलवाना पसंद है। खैर, तो समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि ईरान पर स्ट्राइक करने के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो अभी पूरे नहीं हुए हैं। डैडी फ्रस्ट्रेटेड हैं, इसलिए आई डोंट थिंक ये सीज फायर बहुत ज्यादा दिन तक चलने वाली है। और अब की बार यूएस और इजराइल ईरान में रिजीम चेंज के लिए जाएंगे, क्योंकि जब तक ईरान में एक पपेट गवर्नमेंट नहीं स्टैब्लिश हो जाती, ईरान का न्यूक्लियर वेपन बनाने का खतरा हमेशा बना रहेगा। ये कितने ही जतन क्यों ना कर लें, कितने बार ईरान पर एयर स्ट्राइक क्यों ना कर लें, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। बाकी आने वाले 15 से 20 दिनों में क्या होता है ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। अच्छा, इस सब के बीच एक बात नोटिस की होगी आपने, नेतन्याहू किनारे हो लिए। अब ये मामला सीधा ईरान और यूएस के बीच हो गया है। सो जो भी अपडेट्स होती हैं मैं आपको बताता रहूंगा। आई होप आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। जुड़े रहिए हमसे ऐसे ही, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।